आप देख रहे हैं द देसी अंदाज। मैं दीपक आपके बीच। झारखंड के संथाल परगना एक ऐसी जनजाति जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, एक ऐसी जनजाति जो पहाड़ों में रहकर अपना जीवन यापन करती है। पहाड़ों से ही किस तरह से उसके लाइफ स्टाइल, उसके रोजगार, उसके आर्थिक स्थिति, उसके राजनीतिक स्थिति, उनकी दिनचर्या, उनके स्वास्थ्य की स्थिति, इन सारी विषयों पर आज हम बात करेंगे। इस अवसर पर हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट हमारे साथ हैं। मैं उनका परिचय आपको करवा देता हूं। आप हैं शिवचरण मालतो जी। आप विभिन्न बहुत दिनों से राजनीतिक पार्टियों से जुड़े रहे हैं। काफी लंबा अनुभव आपको रहा है राजनीति के क्षेत्र में। आप सामाजिक क्षेत्र में भी आप इस समुदाय, जनजातीय समुदाय जो है उनके बीच में आप काम करते हैं, लगातार सक्रिय भी रहते हैं। आज अवसर है इस जनजाति के बारे में आपसे बातचीत करने का। सबसे पहले शिवचरण मालतो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शिवचरण जी, आप पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आदिम जनजाति, जिसको हम लोग पहाड़िया जनजाति कहते हैं, इनका इतिहास क्या रहा है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। पहाड़िया आदिम जनजाति का परिचय हम इस रूप में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में सभी जनजातियों का आगमन हुआ है, ये दस्तावेज बताती है। लेकिन पहाड़िया आदिम जनजातियों का यहाँ आने का कोई भी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये यहीं पर है। और इसका उदाहरण स्वरूप आप जान सकते हैं, बता दूं मैं सभी दर्शकों को। ईसा पूर्व 302 से इस पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़िया आदिम जनजाति के वास होने का प्रमाण है। ये चंद्रगुप्त मौर्य शासन काल में चीनी यात्री हेवेनसंग जैसे लोगों ने इस देश का भ्रमण करने आए थे, उन लोगों ने पहचान किया और सर्वप्रथम मेगास्थानीज अपने मंदार हिल में पहली बार पहाड़िया जनजातियों से मिला और माली शब्द कह करके पुकारा। ये बहुत ही प्राचीन जनजातियां हैं यहाँ की। इसका इतिहास, इसका दस्तावेज काफी लंबा है और इसको जानने के लिए बहुत सारी समय की जरूरत है। कुल मिलाकर के इस क्षेत्र की मूल निवासी यही है। मतलब आप कह सकते हैं कि हजारों सालों से जो हमारी पहाड़िया जनजाति है वो इसी स्थान से में रह रही है और उनके आने का प्रमाण कहीं से नहीं है। मतलब वो मूल रूप से यहीं के निवासी हैं। जैसे कि आपने बताया कि मूल रूप से यहीं के निवासी हैं। भारत के आजादी होने के 75 वर्ष पार हो गए। आप इस जनजाति को कहाँ देखते हैं? देखिए, ये जनजाति यहाँ की रही है और यहाँ पर पहाड़िया जनजाति का अपना शासन व्यवस्था रहा है। यहाँ के इस क्षेत्र में पहाड़िया जनजाति राजा हुआ करती थी, जिसका आपको कई अभी भी खंडहर मिलेंगे। आप साहेबगंज जाएंगे तो तेलियागढ़ी मिलेंगे आपको। आप इधर आएंगे पाकुड़ जिला तो कंचनगढ़ मिलेंगे आपको। आप उधर जाएंगे दुमका तो गांधो स्टेट मिलेगा, पहाड़िया का राजधानी कहा करते हैं। दुमका घुस जाएंगे तो रानी बगान मिलेगा। इवन की पाकुड़ में भी कंचनगढ़ की बेटी को ही लोग पाकुड़ ले गए शादी करके।
रानी को लेके गए जी। और वो वहां रहा करती थी। इधर महेशपुर में भी, जिसको पाकुड़ को कहते हैं अंबर और महेशपुर को सुल्तानाबाद। तो सूरजबेड़ा की 2 बेटियां थी। राजा सूरजबेड़ा के राजा, कंचनगढ़ के राजा की 2 बेटियां थी। दोनों बेटी को 2 जगह पर ले जाया गया था। मतलब कहने का मतलब 2 जगह पे शादी हुई थी। एक तो आज हम आपको धन्यवाद दूं। आज रथ यात्रा है। जी जी। तो सभी दर्शकों को भी मैं शुभ रथ यात्रा का भी मैं शुभकामना दे दूं। आज पाकुड़ में रथ यात्राएं जो खींची जा रही है, वो कंचनगढ़ में पहली बार खींचा गया था। वही रथ। अच्छा। पृथ्वी चंद के द्वारा पहली बार कंचनगढ़ में वो रथ खींचा गया था। जब कंचनगढ़ की राजा की बेटी की शादी हो गई, तो वो कंचनगढ़ से वो रथ जो है पाकुड़ ले जाया गया। और मैं थोड़ा जोड़ दूं, सीधे पाकुड़ नहीं ले जाया गया था, क्योंकि प्रेम मोहब्बत का शादी था, इसलिए पाकुड़ के राजा जो है, पहाड़िया राजा की बेटी को पाकुड़ नहीं ले जा पाए। तो कहाँ रुके? वो मोहनपुर, ये हमारे हिरनपुर अंचल के मोहनपुर गांव में 6 साल उन्होंने रखा। यहाँ पर 6 साल तक रथ को खींचा गया है मोहनपुर में। तब तक देखा कि अब ये प्रेम संबंध बहुत गहरी हो गई है। तब फिर उन अपने बेटे को और रानी को जो है लेकर के पाकुड़ ले जाया गया। तो इस तरह से अब कई चीजें आप देख सकते हैं जो आज खींचा जा रहा है। 328 साल हो रहे हैं रथ पाकुड़ में खींचा जा रहा है। वो पहाड़िया की बनाई गई रथ है और नीम के पेड़ से, नीम के लकड़ी से बनाया गया था। बड़ा आपके शब्द बड़ा रोमांचित कर रहे हैं। मैं भी पहली बार जान पा रहा हूँ इतने डीपली यहाँ का जो इतिहास है। वास्तविक में सुनने के बाद लग रहा है कि इस जो संथाल परगना का पूरा जो क्षेत्र है वो कैसा क्षेत्र रहा होगा। इतना महान विरासत, इतनी महान इतिहास, इसके बावजूद भी आज की स्थिति क्या है? मैं कह सकता हूं, चूंकि यहां हम राजा रहे हैं, रंक है आज। क्यों रंक है? खुद से रंक नहीं, रंक बनाया गया है। मुगलों ने लूटा पहाड़िया को, अंग्रेजों ने भी लूटा पहाड़िया को, और अंतिम में यहाँ का जो हमारा विरासत है उसे हमको किनारे कर दिया। आज आजादी के 75 वर्ष पूरे हो गए, देश ने अमृत काल मनाया। लेकिन मैं कह सकता हूं अमृत काल किसके लिए मनाया गया? जो यहाँ के मूल निवासी है, इस मिट्टी में पैदा हुए, उनको आज आप स्वच्छ जल नहीं पिला रहे हैं, लेकिन देश को आप अमृत काल मना रहे हैं। दुखद बात है ये। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इतनी पुरानी जनजाति है, सारे अधिकार इनके क्षेत्र में रहा है, लेकिन वो आज आजादी के इस 75 वर्षों में कहाँ खड़ा है? एक कोना पर भी उनको खड़ा होने का जगह नहीं मिला है। क्योंकि अंग्रेजों के साथ या मुगलों के साथ जो लड़ाई लड़ी गई इस धरती को बचाने के लिए, तो पहाड़िया लोगों ने लड़ा है। आपने पढ़ा है 1857 में पलासी युद्ध लोग जीते अंग्रेज, और 1765 में बक्सर युद्ध जीते। उसके बाद पहाड़िया की धरती पर जो है अंग्रेज लोगों का दृष्टि पहाड़िया धरती पर पड़ी, और सर्वप्रथम 1766 में नाला प्रखंड के मालांचा पर्वत पर भीषण युद्ध हुआ था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे रमना आड़ी। इस तरह से पहाड़िया के धरती पर अंग्रेजों की गिद्ध दृष्टि आई, और यहाँ पर भारी संख्या में लोग बाहरियों को पहाड़िया के साथ लड़ाने के लिए और इस धरती को किस तरह से अपने कब्जे में लेने के लिए लड़ी गई। लड़ाई में लोग पीछे नहीं रहे, कई कुर्बानियां दिए, लोग फांसी पर चढ़ गए, बहुत सारे लोग मारे गए। पहाड़िया लोग वीर लोग
योद्धा लोग जो है अंग्रेज के फांसी पर लटके। आपने जैसे बताया कि आजादी के लड़ाई में कई पहाड़िया जनजातियों ने अपना बलिदान दिया। आज जब देश का इतिहास बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ऐसे महापुरुषों की व्याख्या होती है क्या? अभी जितने भी महापुरुष थे मेरे पहाड़िया लोगों के, वो गुमनाम हैं। आज आपको मैं बता दूं, पूरे वर्ल्ड में तिलका माझी के बारे में लोग जानते, पढ़ते और उसकी श्रद्धा सुमन करते हैं, लेकिन भारत ने उन महान क्रांतिकारी तिलका माझी की शहादत में ना छुट्टी घोषित की गई है 11 फरवरी को, ना ही शहादत 13 जनवरी को की गई। माने इस तरीके से इतिहासकारों ने भी पहाड़िया के वीरों को, योद्धाओं को गुमनाम रखने का प्रयास किया। मैं धन्यवाद देता हूं बंगाल डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर ऑफ संथाल परगना के बुक में तिलका माझी की बारे में लिखी गई है। वही एक दस्तावेज है जिसमें जावरा पहाड़िया उर्फ तिलका माझी लिखी गई है। और जो भी हो, चूंकि थी गरीबी, चूंकि लड़ाई होने से तो स्वतः आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, तो अंग्रेज लोग यहाँ पर कुछ खाने की सामान ले आते थे, लेकर जाते थे राजमहल के रास्ते भागलपुर, तो लूट करके जो है पहाड़िया लोगों को या यहाँ पर रहने वाले गरीबों को बांटते थे। तो अंग्रेजों ने जावरा पहाड़िया को डाकू लिख दिया, महान डाकू। यहाँ एक दर्शन आपको मिलेगा, बाकी सभी लोगों का नाम जो है गुमनाम है। जैसे मैं बता देता हूँ, रमनाहरी के नेतृत्व में लड़ा गया था मलांचा पहाड़ में, तो वहाँ पचगे डोंबा पहाड़िया था, चेंगरू संवरिया था, गुरु धर्मा पहाड़िया था, जवरा पहाड़िया तिलका माझी था। ये सारे लोग जो है लड़ाई लड़े, रमनाहरी की मौत हो गई। तो ये चारों लोग जो है अलग अलग क्षेत्रों में युद्ध का पैमाना तैयार किए। इस तरह से लोग लड़ाई लड़े। चलिए, आपका हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज निश्चित तौर पर द देसी अंदाज में, वास्तविक में देसी कहानी आज आपके द्वारा बताई जा रही है, जो हम लोग से भी अनभिज्ञ है। आज चूंकि हम लोगों ने इतिहास पढ़ा, इतिहास में कहीं उल्लेख नहीं है इस चीज का। आज आपने जैसे कंचनगढ़ का नाम लिया, आपने बहुत कम लोग जानते होंगे कि कंचनगढ़ में आज भी गुफा है, गुफा के अंदर आज भी शिवलिंग है, आज भी उसके अंदर कहा जाता है कि अंदर में महल भी बना हुआ है, लेकिन कोई जा नहीं पाते हैं। ये जो स्वर्णिम इतिहास हमारा रहा है, इस इतिहास के साथ उस युग के इतिहासकारों ने जितनी ज्यादा छेड़छाड़ की है, शायद कहीं का इतिहास में किया गया हो। आपने जैसे पहाड़िया समुदाय की जो स्थितियां थी आपने बताई, किस तरह से यहाँ के राजा रहा करते थे। कुछ आंकड़े हैं, मैं आपको आंकड़े आपके बीच रखता हूं। 1872 के जनगणना में जनसंख्या पहाड़िया जनजाति की 86,335 थी। वो 2011 की जनगणना में पहाड़िया जनजाति की जनसंख्या 1,61,365 है। पूरे संथाल परगना की मैं बात कर रहा हूं। मतलब लगभग 140 सालों में डबल भी नहीं हुई जनसंख्या, जबकि अन्य जो जातियां हैं उसकी जनसंख्या 20% से भी ज्यादा बढ़ी है, 20 गुना से भी ज्यादा बढ़ी है। तो जनसंख्या लगातार इस हिसाब से घट रही है। अभी एक आंकड़ा है, सोरैया पहाड़िया एक जनजाति का एक आपका एक क्या कहते हैं उसको, एक पार्ट क्या बोलेंगे उसको, एक भाग है। हाँ, एक भाग है। 10 साल के अंदर उसकी जनसंख्या 15,000 घटी है, ऐसा आंकड़े बताते हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं थोड़ा पीछे ले चलूं। 1901 की जनगणना में 4,94,364 जनगणना माने आबादी थी। तो मैं कह सकता हूं कि ये 100 सालों में
डबल होना चाहिए था, बिल्कुल। लेकिन नहीं हुआ। वजह ये रहा कि 1965 से 71 के बीच में जो अकाले आई थी, हम लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन हम लोग के बुजुर्ग लोग या हमारे बाबा लोग ने देखा, झेला है। भारी संख्या में लोग जो है भूख से तड़प तड़प करके लोग मर गए। और उस समय चूंकि शासन तो अंग्रेज का नहीं रहा, फिर भी अंग्रेजी शासन यहाँ से गई नहीं थी। कई अफसर लोग अंग्रेज थे यहाँ पर आज़ादी के बाद भी। तो बहुत सारे लोग पाकुड़ में जो ना, हजारों लोग पाकुड़ एसडीओ कोर्ट पर मरे लोग। वहाँ व्यवस्था की गई थी कि जितने भी पहाड़िया लोग आएंगे यहाँ खाने के लिए, उनको खाना यहाँ परोसा जाए। तो उस साल बड़ी मात्रा में जो है जनसंख्या, आबादी घटी। आप यहाँ मरते हुए यहाँ पर देखे हैं। और उधर जाएंगे आप सिंगारसी रास्ते पर, मालीपाड़ा एक जगह है, बट वृक्ष है आज भी, वहाँ पर भी हजारों लोग वहाँ भी भोजन का व्यवस्था किया। जहाँ भोजन का व्यवस्था किया गया वहाँ लोग गए, लेकिन 15 दिन 20 दिन से महीना दिन से भूखा आदमी अगर एक बार भोजन मिल गया तो मरेगा ही। तो इस तरीके से जनसंख्या घटा है। लेकिन अभी मैं कह सकता हूँ, कभी जो जनसंख्या घटने का जो रेशियो था वो घट गया है, और अभी हमारा रेशियो अभी बढ़ते क्रम में है। अभी मैंने एक आंकड़ा आपको बताया कि सोरैया पहाड़िया जो होता है वो पिछले 10 साल में 15,000 उसकी आबादी घटी है। अब आबादी किस रूप में घटी है तो नहीं बताया गया है। मर गया, नहीं, उड़ गए, छिप गए, ऐसा तो नहीं ना है। हम इसको बहुत अधिक नहीं मान पा रहे हैं, इसलिए कि अभी तो 10 साल के पहले तो जनगणना हुई नहीं है, 11 के बाद तब इधर जनगणना नहीं हुई है, इसलिए मैं इसको नहीं मानता। ये झारखंड सरकार के आंकड़े हैं, हो सकता है, लेकिन जनगणना हुआ ही नहीं है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा उस पर हम जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन जनगणना हमारी सौरिया पहाड़िया की हो या माल पहाड़िया की हो, जनसंख्या बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन माइनस भी नहीं है। ये आज हम लोग देख रहे हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हर एक गांव में परिवार बढ़े हैं। कहीं 50 परिवार था 10 साल पहले, वो आज 80 परिवार हो गया है। तो हम निश्चित तौर से कह सकते हैं कि जनसंख्या घटी नहीं है, बल्कि संतुलन में है। आपको एक बात याद दिला दूं, विक्रमपुर पाकुड़ में एक जगह है, हाँ, उसको चक विक्रमपुर या माल विक्रमपुर, ऐसे कुछ, माल विक्रमपुर। वहां पे बोला जाता है कि कुछ साल पहले, मतलब कुछ बहुत साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 2-4 दशक पहले, पहाड़ियाओं की बहुत आबादी वहां रहती थी। आज के डेट में एक भी पहाड़िया की आबादी वहां नहीं है। इसको मैं स्वीकार करता हूं। और इस पे एक लाइन और मैं ऐड कर देता हूं। वो वनभूमि का पट्टा है, मैं जिस जगह की बात कर रहा हूं, उस वनभूमि में आज के डेट में दूसरे लोग कब्जा करके उस जहां पहाड़िया जनजाति के लोग रहते थे, आज वो लोग रह रहे हैं। इस पर कभी आपका ध्यान गया? देखिए, पाकुड़ में कई सारे गांव जो है लुप्त हो चुके हैं। गांव, जनजाति नहीं, गांव ही लुप्त हो गए। जैसे माल पहाड़िया आप बोलते हैं, वहां माल पहाड़िया की गांव थी, लेकिन वहां पर एक भी माल पहाड़िया नहीं है, क्योंकि ये व्यवसायी लोग जो है पूरे गांव को समाप्त कर दिया। तो माल पहाड़ी खत्म हो गई, सिर्फ नाम बचा है, इतिहास बचा है, पन्ने में रह गया माल पहाड़ी। तो इस तरह से विक्रमपुर भी बहुत बड़ी बस्ती थी, लेकिन वहाँ दूसरी जाति की आबादी वहाँ आई और उसको पूरे का पूरे निगल गई। इसलिए आज वहाँ आपको एक भी पहाड़िया नहीं मिले। मैं यही बात आपको बोलाना चाह रहा था। मतलब कुल मिला के बाहरी आक्रमणकारी से जनजातीय समुदाय को नुकसान पहुंचा है, भारी नुकसान हुआ है। मैं यही बात आपको बोलना चाह रहा था। पाकुड़ में आप तिलबिठा में भी लोग हैं, वो भी लुप्त होने जा रहा है, क्योंकि बाहरी जनसंख्या जो आ रही है, इवन कई जातियां आ जा रही है, तो वो लोग आकर के वहाँ बसते हैं, थोड़ा सा रहने के लिए जगह दे दीजिए, फिर वो जो है बड़ा जनसंख्या हो गया, फिर धीरे धीरे आपकी जमीन को
लेते लेते समाप्त कर दिए। इवन कि उसको जो है जाति से भी लोग गौण कर दिए। इस तरह से पाकुड़ में ये घटनाएं हुई है। पाकुड़ और महेशपुर के कुछ क्षेत्रों में ये घटनाएं माने बहुत तेजी से हो रही है। चलिए इस पर हम लोग और आगे बातचीत करेंगे। एक आंकड़े और भी अच्छा, स्वास्थ्य के मामले में IMR भारत सरकार का एक व्यवस्था है, उसके अनुसार 2022 में देश में 1000 बच्चों में 28 बच्चे की मृत्यु पूरे ऑल ओवर भारत में हुई, जिसमें संथाल परगना में 1000 बच्चा में, पहाड़िया जनजाति की मैं बात कर रहा हूं, 1000 बच्चा में 82 बच्चा की मौत होती है। तो इसमें हम ऐसे इसको ले सकते हैं, माने इसको स्पष्ट कर सकते हैं, चूंकि पहाड़िया में स्वास्थ्य के बारे में हम बात करेंगे तो जल ही जीवन है, लेकिन यहाँ पर पहाड़ में तो पानी का ही अशुद्धता नंबर 1 में है, जिसके वजह से सिर्फ बच्चे ही नहीं मरता है बल्कि जच्चा भी मर जाती है। माँ दोनों ही कुपोषित होते हैं पानी के वजह से, और उसी का परिणाम है जो बच्चे का मृत्यु दर ज्यादा है। इसलिए स्वच्छ पानी आज तक पहाड़ में नहीं मिला। नहीं, हमको लगता है कि इस पे आप ये भी कह सकते हैं कि स्वास्थ्य की स्थिति भी खराब है। बच्चों को जो पौष्टिक जो माता है, जो जिनके गर्भ में बच्चे रहते हैं, उस माता को पौष्टिक भोजन नहीं मिला, बच्चे कुपोषण का शिकार हो गए। इसको भी आप मान सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे ही कुपोषित नहीं है, मैंने कहा बच्चे ही कुपोषित नहीं है, उसकी माँ ही कुपोषित है, तो बच्चा तो कुपोषित पैदा होंगे ही। तो उसकी देखभाल जो है सरकार कई तरह से प्रोग्राम चला रही है, बच्चे कुपोषित ना हो, माँ कुपोषित नहीं हो, इसके लिए कार्यक्रम चला रखी है, लेकिन वो जमीनी हकीकत जो है सच्चाई नहीं है, वहां तक वो पहुंच नहीं रहा है, जिससे वो जो है कुपोषित बच्चे को जन्म देती है। आंकड़े बताते हैं कि मातृत्व मृत्यु भी बहुत अधिक है, मतलब बच्चे के साथ साथ मातृत्व मृत्यु भी बहुत अधिक है। मैंने कहा ना, बच्चा और जच्चा दोनों ही मृत्यु हो रहे हैं, इसलिए कि दोनों ही कुपोषित हैं। एक तो शुद्ध भोजन नहीं है, ऊपर से पानी बेशुद्ध है, एक ही झरने, एक ही नाले के पानी पीते हैं, जहाँ पर जानवर पी रहा है उसी पानी को मनुष्य पी रहे हैं, पहाड़िया लोग पी रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक दूसरे का संक्रमण होगा ही, और उसका परिणाम जो है कुपोषण की ओर ले जाता है और दोनों ही मरते हैं। आंकड़े ये भी बताते हैं कि पहाड़िया समुदाय का औसत आयु 55 वर्ष है। बड़ा सोचनीय है जब पूरे देश में औसत आयु 65 साल की बताई जा रही है, लेकिन पहाड़िया समुदाय में औसत आयु 55 वर्ष। कई कारण होंगे, आप समझ पा रहे हैं इस बात को बड़े अच्छा से। थोड़ा सा शिक्षा के क्षेत्र में भी आते हैं। अच्छा, हाँ। पहाड़िया जनजातीय समुदाय में साक्षरता दर आंकड़े बताते हैं कि 33% है। क्या कारण है? देखिए, आबादी के हिसाब से, माने पहाड़िया आदिम जनजाति के आबादी के हिसाब से 33% बहुत अधिक है। इसमें आप आदिवासी में जाएंगे, आदिवासी की आबादी बहुत है, लेकिन वो 33% आपको नहीं मिलेगा। ये बहुत है, लेकिन इसको हम काफी नहीं मानेंगे, क्योंकि एक तो आर्थिक तंगी है, जिसके वजह से सरकारी स्कूलों में गए, आवासीय विद्यालय, कई संथाल परगना में 32 आवासीय विद्यालय हैं, तो मुश्किल से 6000 बच्चे वहाँ पर इंगेज हैं, तो 6000 बच्चे ही पढ़ेंगे वहाँ पर। और सरकारी जो प्राइमरी एजुकेशन जो है गांव में है, वो उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे, क्योंकि उनका व्यवस्था ही चरमरा गया है।
इसलिए भी शिक्षा वहाँ पर, स्कूल तो बहुत जगहों में है, बहुत सारे गांव में स्कूल खुले हुए हैं, लेकिन वहाँ शिक्षण कार्य जो है बहुत धीमी है, बहुत ही स्लो है, जिसके वजह से शिक्षा का दर नहीं बढ़ रहा है। दूसरा, ये 32 आवासीय विद्यालयों में बच्चे जो पढ़ रहे हैं, इनको हायर एजुकेशन की व्यवस्था नहीं है। चले गए 1 से लेकर के 10वीं तक, उसके बाद फिर जो है अपनी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो मैट्रिक के बाद उनकी पढ़ाई बाधित हो जाती है, जिसके वजह से ये ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। दूसरा एक है कि अभी वर्तमान में जो भी शिक्षाएं बढ़ी है या चल रहा है, वो कुछ प्राइवेट संस्थाएं जो आई हैं, वो लोग कुछ आवासीय विद्यालय स्कूलें खोल करके भले ही कम बहुत जो है पैसे पर ही पढ़ा रहे हों, तो वहाँ एक अनुशासनात्मक पढ़ाई जारी है, जिसका भी ये परिणाम है 33%, नहीं तो उससे भी कम आंका जा सकता है। आपने प्राइवेट संस्थानों का उल्लेख किया, कई आरोप लगते रहे इस पर आरोप ये लगते हैं कि शिक्षा के नाम पर मतांतरण अधिक कराया जा रहा है। इस पर आपका क्या विचार है? नहीं, इसमें बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन मतांतर स्कूल के द्वारा मतांतर नहीं हो रहा है। उनका काम शिक्षण कार्य ही मात्र है, लेकिन हम आए दिन सुनते रहते हैं कि मतांतर हो रहा है। बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी है इस क्षेत्र का। इसको क्षेत्रीय रूप से कहा जाए, इसको एक मुद्दा बनाया गया है कि मतांतर किया जाता है। ऐसा नहीं है, शिक्षण संस्थान में वो कार्य नहीं होते हैं। क्योंकि आप ऐसा देख सकते हैं, मान लिया हमारे बगल में तोड़ाई में एक मिशन है, तो क्या वो मतांतर के लोग ही पढ़ते हैं? ऐसा नहीं है, सारे लोग बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। ये कहने के लिए है मतांतर, लेकिन मतांतर की भावनाएं वहाँ स्कूल में नहीं होती है। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। रोजगार की क्या स्थिति है? देखिए, रोजगार कहा जाए तो चूंकि यहाँ तो पहाड़िया तो 80% जो है पहाड़ पर ही निवास करते हैं, और कृषि के साधन के लिए जमीन है, उनके पास पर्याप्त जमीन है, लेकिन वो माने वर्षाश्रित खेती होती है। आप वहाँ सिंचाई नहीं करते हैं, इसको झूम खेती कह सकते हैं, कहते हैं। तो वो वर्षा पर ही निर्भर रहता है। अगर वर्षा नहीं हुआ तो फिर कृषि करना संभव नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में रोजगार के लिए जो है अलग रास्ता तय करना पड़ता है। क्योंकि पहले जंगल हुआ करते थे, लकड़ी बेचना, पत्ता बेचना, कंदमूल बेचना, ये सारी चीज धीरे धीरे अब जो है समाप्त की ओर है। तो रोजगार के लिए बहुत सारे जवान लोग जो है, बेटा बेटियां लोग जो है बाहर को चली जाती है, और वहां पर उनके साथ रोजगार कितना उनको मिला वो तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन उसके साथ शोषण बहुत अधिक होता है बाहर में। चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में शोषण हो या शारीरिक शोषण हो, ये दोनों तरह का शोषण लोग सह रहे हैं। इस तरीके का यहाँ पर जो है स्थानीय रोजगार की व्यवस्था एकदम जीरो है, ग्राउंड जीरो है। भलो आप कह सकते हैं कि मनरेगा एक्ट आई है रोजगार के लिए, तो वो नाम मात्र के लिए योजनाएं हैं, बल्कि वो सारी योजनाएं कागजों पर चल रही है। गांव में एक भी रोजगार का काम स्कीम नहीं चल रहा है। वो उसका रोजगार जो है, रोजगार सेवक हैं, वो रोजगार करते हैं। उसके पंचायत सेवक हैं, जेई है, एई है, सारे ये लोग लगे, वो लोग की रोजगार की व्यवस्थाएं हैं। गांव में कोई रोजगार नहीं, आप देख सकते हैं। आपने जैसे रोजगार के मामले में जब लोग बाहर जाते हैं तो प्राय ये खबर भी आती है कि कई महिलाओं को ले जाके वहाँ दूसरे राज्यों में उसको बेच दिया भी जाता है। महिला ट्रैफिकिंग की जब हम बात करते हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, झारखंड की महिलाएं, झारखंड की बहनें, झारखंड एक संपन्न राज्य के रूप में जाने जाते हैं। देश का सबसे बड़ा हिस्सा झारखंड में खनिज संपदा है,
लेकिन झारखंड की बहनें 20,000 आदिवासी महिलाएं दूसरे के घरों में, माने अन्य राज्यों में दाई का काम कर रही है, होटल में काम कर रही है, ये कर रही है, और उनके साथ क्या व्यवहार होता होगा आप स्वतः जान सकते हैं। शारीरिक शोषण बहुत ज्यादा होता है। और ये ट्रैफिकिंग लगातार जारी है। इसमें बड़े बड़े दलाल हैं, छोटे दलाल नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े पैसा पूंजीपति वाले लोग लगे हुए हैं। और वो गांव तक चैनलाइज करके गांव से छोटी छोटी बच्चों को उठा करके ले जाना और फिर बाहर देशों में, बाहरी राज्यों में, अन्य राज्यों में दाई का काम कराते हैं। ये झारखंड की स्थिति है, पहाड़िया की ही नहीं बल्कि सारे लोगों के साथ ये स्थिति झारखंड में। 20,000 महिला बाहर। आप लोग इस पर कभी प्रयास करते हैं इसको रोकने का? इसका प्रयास हमने बहुत बार किया जी, मान उसमें चूंकि उसमें बहुत बड़ी ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा गैंग है, उससे हमें सामना करने का कई बार अवसर मिला है। हमने कई बार पाकुड़ से ले करके आया, मेरा लोग पीछा भी किया कि वे कौन सा आदमी है जो यहाँ तक पुलिस को लगवा करके आदमी को लेके जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा गैंग है और छोटे लोग नहीं है उसमें, अच्छे अच्छे लोग हैं, इसमें लीडर लोग भी रहते हैं, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ। तो इसीलिए वो साठगांठ भी है, जिसकी सहायता आप लेना चाहेंगे पुलिस की, वहां तक उनकी भी पहुंच है, आपके पहले वो पहुंचे हुए हैं। ये ऐसा हमने प्रयास बहुत किया, कई लड़ाई लड़ी हमने। हिरनपुर थाना में भी कई बार हमने पिटवा दी कल्याचक के लोगों को। तो ये सारा कदम हमने उठाया, लेकिन इतने बड़े गैंग के साथ अकेला लड़ना माने संभव सा नहीं लगा। लेकिन आज भी जारी है मेरा उस पर रोक लगाने का। कहीं भी मैं देखूं तो उसको उस पर तुरंत मैं एक्शन लेता हूं, ये मेरा काम है। अभी रोजगार पर हम लोग जब बात कर रहे थे तो एक बात ध्यान में आया कि पिछले सरकारों में पहाड़िया बटालियन बोल के एक बटालियन बनाया गया था, उस पे क्या, उसका क्या स्थिति है? बहुत अच्छा आपका सवाल आया। पहाड़िया बटालियन बनाने के पीछे एक राज था। आपको मैं थोड़ा सा फिर पीछे ले जाता हूं। कोलकाता के गवर्नर वारेन हेस्टिंग हुआ करते थे, उन्होंने पहाड़िया के लिए एक बटालियन बनाई थी, 1300 बटालियन का गठन किया था। उसी के तर्ज पर निवर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी ने 6 दिसंबर 2006 को केंद्र सरकार, कांग्रेस की केंद्र सरकार से उन्होंने पारित करके ले आए पहाड़िया बटालियन बनाने के लिए। लेकिन लंबे समय तक वो दबी रही फाइल, और संयोग से फिर बीजेपी की गवर्नमेंट आई, आदरणीय रघुवर दास जी झारखंड के मुख्यमंत्री हुए। फिर उनसे ये चर्चाएं हुई, चर्चा के बाद उन्होंने इस फाइल को मंगाया, देखे, और पहाड़िया बटालियन की फाइल बढ़ी। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि पहाड़िया बटालियन का गठन नहीं हो पाया। लेकिन पहाड़िया लोगों की बटालियन में बहाली हो गई, 1100 लोगों की बहाली हुई, और वो उसको कहते हैं विशिष्ट इंडियन रिजर्व बटालियन। अच्छा, ये नाम से है पहले से ही। उसमें 1100 खाली जगह था, तो 1100 लोगों को वहां बहाली कर दिया गया। इस तरह से हुआ। अगर पहाड़िया बटालियन बन गया रहता तो वो कंटिन्यूस चलते रहता बहाली, तो एक बहाली हो गई, उसके बाद क्लोज हो गया, बंद हो गया। लेकिन वही पहाड़िया बटालियन स्वयं की बनी रहती तो वो लगातार उसमें बहाली होती रहती। जैसे गोरखा बटालियन हुआ, नागा बटालियन हुआ, इस तरह का बटालियन होता है, तो वही बटालियन बनाना था। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि पहाड़िया बटालियन नहीं बन पाया, पहाड़िया लोग बटालियन में बहाली हुए। यही अंतर है इसका। चलिए, आपने पहाड़िया बटालियन के बारे में विस्तार से बताया। थोड़ा सा राजनीतिक मुद्दे पे आते हैं। क्योंकि आप राजनीति भी करते हैं, राजनीति से जुड़े हुए भी हैं। पहाड़िया समाज को आप राजनीति में कहाँ देखते हैं? उसका अधिकार क्या उसको मिला है?
देखिए हम फिर थोड़ा सा पीछे आपको ले चलते हैं। चूंकि ये आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, पहाड़ियों ने लड़ाई लड़ा, और अंग्रेज को अगर कोई तीर चलाया तो पहाड़िया ने तलाया। अगस्टस क्लीवलैंड को जो है तिलका माझी ने तीर मारा, और अंग्रेजी सरकार जो है हिल गई पूरा, अब क्या होगा। तब वो लोग दामिन क्षेत्र का गठन कर दिया। नहीं, पहाड़िया को किसी ना किसी रूप में कब्जे में लेना है, तो सबसे पहले उनको हिल रेंजर्स बना दिया। 1782 में अगस्टस क्लीवलैंड की अध्यक्षता में हिल रेंजर्स बना दिया। उसमें बहाली कर दिया, भत्ता दिया। सरदार नायब और माझी की बहाली की, और सरदार को 10 रुपये भत्ता, नायब को 5 रुपये, और पर माझी को जो है 2 रुपये करके भत्ता उन्होंने देना शुरू किया। लेकिन अंग्रेजों की चाल जो है, अच्छा उस कमेटी का उस हिल रेंजर्स का सेनापति जो है जबरा पहाड़िया को ही बनाया गया, तिलका माझी को ही, उन्हीं को लीडर बना दिया, यही लीडर रहेंगे। तो अंग्रेज की चाल को पहाड़िया लोगों ने बहुत नजदीकी से समझ गया था, इसलिए वो अगर वो ना हो उस बटालियन में, उस हिल रेंजर्स में अगर नहीं जाता है तो अंग्रेज को काबू कर पाना मुश्किल है। इसलिए वो तलाश करने लगा कि इसको मारना है, अंग्रेज को भगाना है, हमको गुलाम नहीं बना सकता है वो। इसलिए वो बनाया था कि यहाँ का जो रेवेन्यू है, चूंकि पहाड़िया लोग रेवेन्यू देना एकदम बंद कर दिया, हम लोग रेवेन्यू नहीं देंगे, तो रेवेन्यू फिर से कैसे कलेक्शन हो उसके लिए हिल रेंजर्स बनाया, ताकि लोग से हम कलेक्शन करें। तो इसीलिए बंद कर दिया, हम लोग देंगे नहीं, एकदम किसी भी सूरत में हम लोग जो है राजस्व नहीं देंगे, एकदम कंफर्म कर दिया। और उसमें बहुत अंग्रेज जो है उन लोग को क्षति हुई, और क्षति हुई तो फिर प्रताड़ना शुरू कर दिया। तब तिलका माझी उग्र हो गए कि नहीं, अब इसको मारना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग का शोषण ही हम लोग के माथे से करेगा। इसलिए तीर मारा था। जब तीर मारा तब इस क्षेत्र को एक वहां पर हार गया अंग्रेज। तब दूसरा फिर हथकंडा अपनाया। 1823 में दामिनी को बनाया। 1356 वर्ग मील जो है दामिनी को नाम दे करके उसको घोषित कर दिया। और जेम्स पोटेंट के समय में उसको ताड़गाछ से घेर दिया। आपको मजेदार बात है कि जहां पिलर है आपका दामिन का पिलर, उसी के बगल में आप रहते हैं। तो ये पिलर दे करके 1356 वर्ग मील का घेराबंदी किया। आज भी आप ताड़गाछ देख सकते हैं, जिंदा है, आज भी गवाह खड़ा है वो। और वो जब आजादी आई, अच्छा उसके बाद एक और बात है, 1894 में ये जावरा पहाड़िया के नाम से एक सिक्का जारी हुआ, नवाब ऑफ जावरा, है ना, नवाब ऑफ जावरा के नाम से सिक्का जारी हुआ। और उसमें लिख दिया शौर्या कंट्री के नाम से घोषित है, आज भी है शौर्या कंट्री। मतलब शौर्या जनजाति की जिसकी बात हम लोग अभी कर रहे थे। तो दामिन को जो है शौर्या कंट्री के रूप में उसको परिणत कर दिया, और वो आज भी शरारत में है, जिंदा। वो नोटिफिकेशन बंद नहीं हुआ, आज भी चालू है। तो ये हो गया। तब जब आजादी आई 1857 जो है, पुलिस विद्रोह भी हुआ, और इधर माने हुल भी, सामूहिक विद्रोह हुआ भोगनाडी में। उसके बाद एक क्रांति आई, उसके बाद देश की आज़ादी की बिगुल फूकी गई। आज़ादी हुए, सीटों का जो बंटवारा हुआ, माने क्षेत्र का जो सीमांकन हुआ, तो दामिन के अनुसार ही सीमांकन किया गया इस क्षेत्र में। संथाल परगना में आरक्षण का सीट जो है वो दामिन के अनुसार ही सीट का परिसीमन किया हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ। आज गोड्डा जिला में 2 ब्लॉक पड़ते हैं, सुंदर पहाड़ी, बुआरीजोर। बुआरीजोर चल जाना चाहिए था महागामा विधानसभा, सुंदर पहाड़ी चला जाना चाहिए गोड्डा, लेकिन वो बरहेट क्यों आ गया? सुंदर पहाड़ी बरहेट में है, बुआरीजोर बोरियो में है, ये सीमा है।
तो ये हुआ 10 ब्लॉक उस समय सीमांकन हुआ था। बुआरीजोर, बोरियो, सुंदर पहाड़ी, तालझारी, पतना, लिट्टीपाड़ा, अमड़ापाड़ा, गोपीकंदर, काठीकुंड। अभी एक ब्लॉक बढ़ा वहां हम लोग का मंडरो। तो इसी के अनुरूप में ही विधानसभा का सीमांकन हुआ, माने दामिन के अंदर का ही सीमांकन हुआ। लेकिन जब चुनावे आई 52 में, तो उस चुनाव में पहाड़िया लोग नदारत हो गया। ये नदारत कर दिया गया या नदारत किया गया जी? ये जनसंख्या के अनुपात में ये क्षेत्र का बंटवारा नहीं है, यह दामिन सीमा के अंतर्गत किया गया है। ये समझने वाली बात है। तो इस तरह से लोगों को किनारे कर दिया गया उस समय, इसलिए राजनीतिक से आज भी पहाड़िया जनजाति बाहर है। हम एकीकृत बिहार में थे, उस समय भी कोई एमएलए नहीं था, एमएलसी नहीं था, एमपी नहीं था। आज हम 25 साल हो गए, झारखंड अलग हुआ, यहाँ भी ना एमएलए है ना एमपी है। तो राजनीति से चूंकि किसी भी समाज को चलाने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए राजनीति एक रास्ता है, और उस रास्ते में एक भी पहाड़िया नहीं है। तो आप जान सकते हैं कि इनकी स्थिति कैसी है। मतलब अपेक्षित हो राजनीति से पूरी तरह से पहाड़िया समाज हो गया। पहाड़िया समुदाय को राजनीति से भी अपेक्षित किया गया है। हम कमजोर नहीं हैं, हमें कमजोर बनाया गया है, दबाया गया है, जिसके वजह से राजनीति में भी पहाड़िया काफी पीछे ठेल दिया गया। मतलब ये कह सकते हैं कि काफी दुखद स्थिति है कि जिस पहाड़िया समुदाय का इतिहास इतना स्वर्णिम रहा हो, और वही समुदाय आज की डेट में पूरी तरह से उपेक्षित है, बाहर है राजनीति के क्षेत्र में भी। आप लोगों ने एक अलग राज्य का भी डिमांड किया था, मैं प्राय देख रहा था। तो एक अलग राज्य, वो क्या है? हम लोग अलग राज्य, माने हम लोग अलग राज्य की बात इसलिए करते हैं चूंकि नोटिफाई है 2 नवंबर 1894 में गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है सौरिया कंट्री। तो हम देश तो नहीं मांग सकते, क्योंकि एक देश में दूसरा देश नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग जो है वो सौरिया कंट्री जो है, नोटिफाई सौरिया कंट्री 1356 वर्ग मील है, उसको पहाड़िया राज घोषित कर दीजिए। ये हम लोगों की मांग है। आप लोगों ने कुछ नाम भी शायद दिया है? हाँ बिल्कुल है ना, सौरिया कंट्री। सौरिया नहीं, राज्य का क्या नाम आप लोगों ने डिमांड किया है? हिल असेंबली के नाम से हम लोग का संगठन है। तो हिल क्षेत्र को आप राज्य बना दीजिए। अच्छा, काउंट्री नहीं मांग रहे हैं हम लोग, राज्य मांग रहे हैं, क्योंकि वो नोटिफाई है, नया चीज नहीं है वो। अगर दामिन क्षेत्र को, दामिनी को अगर निरस्त कर लेता तो 1856 में संथाल परगना घोषित हो गया 22 दिसंबर 1857 में, उसी दिन खत्म कर दिए रहते। लेकिन 1894 में आप सौरिया कंट्री बोल रहे हैं, नोटिफाई करते हैं, इसका मतलब जीवित है वो, निरस्त आपने नहीं किया है। इसलिए हम लोगों ने मांग करते हैं कि सौरिया कंट्री को पहाड़िया राज घोषित कर दे। चलिए, आपकी मांग पूरी हो, यही आशा है। बिल्कुल। एक अंतिम में एक सवाल आपसे लेंगे, क्योंकि समय भी काफी हो गया है। पहाड़िया समुदाय की जो संस्कृति है, वो किसके पूजक हैं, वो किसको मानने वाले हैं? देखिए, पहाड़िया कोई एक जाति नहीं है, पहाड़िया समूह है। ठीक ना? बिल्कुल। चूंकि माल पहाड़िया है, सौरिया पहाड़िया है, कुमार भाग पहाड़िया है, तो ये तीनों का मिलाएंगे तो एक समूह हो गया, जाति नहीं हुई जी। तो उसी तरह आदिवासी कहेंगे तो आदिवासी भी कोई जाति नहीं है, समुदाय है। तो ये आदिवासी कहिए या आदिम जनजाति कहिए, क्योंकि प्राकृतिक से जुड़े हुए लोग हैं और इनका पहचान ही प्रकृति है, प्रकृति के पूजक है, प्राकृतिक पूजक हैं। इसलिए इनका, हमारा पहाड़िया हो या आदिवासी संथाल हो, मुंडा हो, जो भी है,
जितने भी लोग हैं सब ये प्राकृतिक पुजारी हैं। इनका कोई अपना धर्म नहीं है, बल्कि ये सांस्कृतिक पहचान है इनकी, यही इनका असली अस्तित्व है। चलिए, ये अस्तित्व बना रहे। आप हमारे दर्शकों को कोई और संदेश देना चाहेंगे? कुछ मांग भी अगर हो तो इस चैनल के माध्यम से। देखिए, सभी दर्शकों को पुनः मैं नमस्कार करता हूँ, सलाम कहता हूँ। क्योंकि हम काफी पिछड़े हैं, सभ्य समाज से यही मेरा मांग रहेगा कि आप लोग इन पिछड़े दलित समाज के प्रति आप लोगों की संवेदना हो। हम लोग कई बातें आपके सामने रखने का प्रयास किया है और निश्चित रूप से आप इस बातों को गहराई से लेंगे और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रों में भी सहयोग आप लोग से अपेक्षा रखेंगे हम, ताकि ये समाज भी आपके साथ मिलकर चल सके। और सरकार से जो भी हम लोगों ने मांग रखी है उस पर भी आप लोगों का प्रतिक्रिया जरूर आए, सहयोग की भावना से, ताकि हम जगह पर पहाड़िया समुदाय को पहुंचा सकें। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शिवचरण जी। आपने आज भारत की एक ऐसी समूह के बारे में आपने आज विस्तार से लोगों को जानकारी दिया, जो कई लोग इस जनजाति के बारे में जानते भी नहीं थे। आज आपने जिस ढंग से अपनी बातों को रखा और उनके इतिहास के बारे में आपने बताया, तो निश्चित तौर पर युवा पीढ़ी के लिए और पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी एक बहुत अच्छी जानकारी, इतिहास के इतर जो इतिहास में नहीं पढ़ाया जा रहा था, उस इतिहास के इतर भी उनको ये जानकारी प्राप्त होगी। और निश्चित तौर पर जो हमारे जनजातीय समाज है उनको अधिकार मिले, स्वास्थ्य के में उनका सुधार हो, रोजगार में सुधार हो, आर्थिक शोषण नहीं हो, महिला ट्रैफिकिंग पर रोक लगे, ऐसे स्वस्थ पेयजल, ऐसे कई ऐसी चीजें हैं जिसको आज भी बहुत सारे कार्य करने की जरूरत है। शिवचरण जी अपने स्तर से काफी प्रयास भी कर रहे हैं। आवश्यकता है सभी लोगों को मिलकर इस जनजातीय समुदाय का विकास कैसे हो, इस पर विचार अवश्य करें। आप हमारे साथ इतने देर तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ द देसी अंदाज के साथ अगले एपिसोड के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।